अध्याय 6 देख रहे हैं द जुडिशरी। न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे आज। न्यायपालिका, जुडिशरी। हम जब बात करते हैं जुडिशरी की तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि दो लोग लड़ गए, किसी ने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, फैमिली में कुछ ट्रबल हो गई, तो ये लोग जाते हैं कोर्ट। अगर इनका फैसला नहीं हो पाता है तो किसी जजमेंट के लिए ये जाते हैं कोर्ट में। लेकिन ये जो बेसिक काम है, इसके अलावा जुडिशरी के कुछ पॉलिटिकल काम भी हैं, कुछ इनके राजनीतिक काम भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का, जिसका चित्र भी आप देख रहे हैं, ये हमारा जो एक जुडिशरी का पिरामिड है उसके टॉप पे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बहुत पावरफुल, एक बहुतों में से एक पावरफुल, वर्ल्ड में पावरफुल है। तो इनके बारे में हम कोशिश करेंगे जानने की कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, कैसे वो लोगों के राइट्स को, अधिकारों की रक्षा करती है, हाउ इट प्रोटेक्ट्स राइट्स। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जुडिशरी, न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन को समझती है, परिभाषित करती है, व्याख्या करती है, इंटरप्रेट कैसे करती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जुडिशरी, न्यायपालिका और जो संस्था, जो सबसे ऊपर कानून बनाने वाली संस्था है, पार्लियामेंट, इनके बीच में क्या संबंध है। पहले सवाल उठता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए, हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। कोई भी एक सोसाइटी, कहीं भी आप जाइए, अब देखिए, आपकी एक फैमिली है ना, आप हैं, आपकी सिस्टर है, और माने कि आपकी सिस्टर कहती है कि ये तुमने मेरा पेन ले लिया, आप दो के बीच में कोई बात हो गई, आप माँ बाप के पास जाएंगे। अब माँ बाप जो है डिसीजन लेंगे, मान लीजिए पिताजी है, अब पिताजी तो हमेशा लड़कियों को ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हो सकता है कि जो लड़की है उसके फेवर में फैसला दे दे, है ना। इसका मतलब ये बायस हो गए क्योंकि इनको मोहब्बत है। लेकिन बात ये आती है कि यहां पर अगर आपके फादर वाकई में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, अनबायस्ड अगर होते, तो ये सही डिसीजन लेते कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। तो जो वाकई में जिसने गलती की है उसको वो समझाने की कोशिश करते। तो आप ये जो कोई डिसीजन है, इसको इससे समझिए कि रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन से चलना चाहिए। आपका घर, ये देश, आप चाहे कोई भी हो, रिच हो, पुअर हो, आदमी हो, औरत हो, फॉरवर्ड क्लास हो, बैकवर्ड क्लास हो, जिस भी कास्ट और क्रीड से आप आते हो, जो लॉ है, जो कानून है, वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो इसमें न्यायपालिका का क्या रोल है। न्यायपालिका का ये रोल है कि ये सारी चीजें मैंने बताई, बेसिकली रूल ऑफ लॉ को निर्धारित करना, उसको लागू करना, उसको संरक्षित करना। तो हमारे राइट्स क्या हैं, कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी, चाहे आप किसी भी ग्रुप के बीच में हो गया, किसी भी संस्था के बीच में हो गया, ये तभी हो सकता है जब एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, जब एक न्यायपालिका स्वतंत्र हो। अगर उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स ना हो, अगर उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर होंगे तो वैसे ही काम करेगी जैसे उसे आदेश दिया जाएगा। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, टॉप पे हैं, अगर उनका दखल, उनका प्रेशर न्यायपालिका पे होगा, तो न्यायपालिका कभी एक ऐसी संस्था नहीं बन सकती जो अनबायस्ड होके कोई डिसीजन दे पाए, बगैर किसी के तरफ झुक के, केवल कानून के प्रति वफादार रहकर आपके लिए डिसीजन ले। अब मम्मी आ गई, मम्मी ने कहा पिताजी को, ये लड़का ना, ये लड़का हमेशा शरारत करता है, तो मम्मी ने प्रेशर डाल दिया पिताजी पे। अगर वो सही करना भी चाह रहे थे तो भी प्रेशर उन पे पड़ गया, तो वो लड़के को बता देंगे कि तुमने गलत किया, ये प्रेशर पड़ा। ये उनके दूसरी पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि पहले जितने भी हमारे गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव ले, चाहे लेजिस्लेचर ले,
इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा प्रेशर ना डाल पाए जुडिशरी पे, कोई ये कहे कि दबाव ना बना पाए। तो अगर ये दबाव दोनों के दोनों कोई इंटरफेरेंस ना करें, अगर कोई जुडिशरी डिसीजन देने वाली है तो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ये इनके ऊपर प्रेशर ना डाले, राइट। ऐसा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो भी कहना दीजिए, जुडिशरी को अपने रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करना है। अगर कोई प्रेशर होगा, मतलब अगर किसी ने आपको डरा दिया, तो अगर आपको जान की अमान नहीं मिली, आपको डरा दिया गया, तो आप क्या करेंगे? आप वैसे करेंगे जैसे दूसरे आदमी ने कहा है। तो इसका मतलब यह है कि कोई फियर या कोई फेवर ये के बगैर जुडिशरी को काम करना है, ये तभी को हो सकता है तब जब इंडिपेंडेंस हो। क्योंकि जुडिशरी जो है वो तो एक स्तंभ है ना। एक डेमोक्रेसी में 3 स्तंभ होते हैं, जुडिशरी होती है यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी इसका बड़ा रोल है। ये हम केवल किस किस के प्रति उत्तरदायी है? कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं कि किसी के, जो जुडिशरी किसी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम लोग हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसके लिए न्यायपालिका आंसरेबल है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैं आपको बताऊं, लेजिस्लेचर, विधायिका कहीं भी जजेस के अपॉइंटमेंट में नहीं होती है। यानी जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जो रोल प्ले कर सके, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जज किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नहीं बनाया जाता है। अगर एक जज है, उनको कई सालों का एडवोकेट का, अधिवक्ता का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट हैं, आपने एग्जाम क्लियर किए हैं, टेस्ट क्लियर किए हैं, तभी आप न्यायाधीश बनने की हैसियत रखते हैं। तभी आप, क्योंकि आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, आपको होना चाहिए नॉलेज, आपको होना चाहिए न्याय का पूरा अध्ययन और उसकी पूरी नॉलेज, एक्सपर्ट होने चाहिए आप उसकी। तभी आप एक जज बन सकते हैं। ना कि आप जज तब बन सकते हैं जब आपको बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट मिल रहा हो। इसी के कारण से जो जज है उनका एक जो समय है बिल्कुल फिक्स रहता है, कि जैसे सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की उम्र 60 साल है, हर आदमी 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हाई कोर्ट के जो जज हैं वो उनकी उम्र है 62 साल। ऐसे ही 62 हाई कोर्ट के लिए है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट है 65 साल है। इनका मतलब इनका जो टेन्योर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब इनको बीच में नहीं हटाया जा सकता। ये सिक्योरिटी जो इनको मिल जाती है कि हमारी नौकरी पूरी होगी, एक सरकारी अधिकारी की तरह इनकी नौकरी पूरी तरह आएगी, तब ये बिल्कुल क्लियर होंगे कि हम किसी भी फियर या फेवर में काम नहीं करेंगे, कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता। बहुत ही लंबा, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है तो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जज ने कुछ ऐसा ही काम कर दिया हो जो कभी हम सोच नहीं सकते, तभी उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है जो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है वो। तो अगर लेजिस्लेचर हटाना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, पैसा और अलाउंस के बगैर तो कुछ नहीं होता, जेब में पैसा चाहिए। तो कोई भी विधायिका, कोई भी जो, चाहे संसद ले लें, चाहे कोई भी विधायिका जो है, वो जजेस के लिए कोई अप्रूवल नहीं करती है कि इनको पे क्या करना चाहिए, अलाउंस क्या मिलेगा। इनकी तनख्वाह जो है वहां से नहीं आती है। ठीक, अलाउंसेस के बारे में बात कर लें, पैसे के बारे में बात कर लें, जो इनकी तनख्वाह आती है। इसके अलावा इनको एक इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी ये है कि अगर दो पार्टी के बीच में एक जज है, अब जज ने कोई डिसीजन दिया, अब ये जो डिसीजन है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप। जज अच्छा नहीं है, जज व्यर्थ आदमी है, जज ने गलत डिसीजन दे दिया, ये आप नहीं कर सकते। कोई विधायिका से, कोई एमपी, कोई विधायक किसी भी जज के प्रति कोई भी शब्द नहीं कह सकता, इनका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। मतलब पर्सनल, एक जज का पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, इससे इसके लिए इम्यून है। जैसे
कोई डिसीजन लिया जज ने और मैं कुछ लिख दूं उनके बारे में फेसबुक, मैं कुछ मीडिया में कह दूं, मैं जेल के पीछे चला जाऊंगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा मुझ पे, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होके मैं जेल चला जाऊंगा। तो इसीलिए जज जो है इस मामले में इम्यून है। आपने देखा होगा जब भी कोई जज डिसीजन लेता है किस तरीके से लोग बात करते हैं, बड़े नपे तुले अंदाज में बात करते हैं। अब जो लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट भी नहीं बात कर सकती इनके बारे में, पार्लियामेंट भी इनके बारे में बात नहीं कर सकती, कोई एमपी इनके विरुद्ध नहीं बोल सकता। ये भी देखिए आप, अगर कोई भी जज कोई डिसीजन देता है, केवल अगर मान लीजिए ये जज को रिमूव किया जा रहा है, महाभियोग चल रहा है, इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, तब केवल पार्लियामेंट के इनके अगेंस्ट बोला जा सकता है, इनका नाम लिया जा सकता है, इनके खिलाफ बोला जा सकता है। अदरवाइज इनके खिलाफ इनको पूरी इम्यूनिटी है, कुछ नहीं बोला जा सकता। इस तरीके से जुडिशरी इतनी फ्री हो जाती है, फेयर हो जाती है। अब जो एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसको जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि तरीका क्या है जज को अपॉइंट करने का, उनको नौकरी देने का। देखिए इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है ना, हमेशा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होता है। अभी अभी हमने देखा कुछ समय पहले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब हैं, वो जैसे ही उन्होंने अपना सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद छोड़ा, 4 महीने के अंदर वो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद बना दिए गए। अब आप देखें, एक सीजीआई जो कि फ्री एंड फेयर की बात करते हैं, वो बीजेपी का के टिकट पे राज्यसभा में आ जाते हैं। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये हो सकता है इससे ये मान लिया जाता है कि इन्होंने जरूर बीजेपी के पक्ष में बहुत सारे डिसीजन दिए होंगे, मतलब जो टॉप अथॉरिटी है वो अगर इसे डिसीजन दे रही है तो इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। ये यहाँ नहीं, बीजेपी के राज में नहीं, कांग्रेस के राज में भी हुआ है, सबके राज में होता है, तो बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो सीजीआई कैसे बनते हैं, क्योंकि सीजीआई जो है ना, हमारे जैसे सबसे बड़े अधिकारी कौन से हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, तो सीजीआई जो होते हैं ये बादशाह हैं, यहाँ के राजा हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, पहली चीज समझिए कि बहुत सारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो होती है, इसको मैं आपको समझाता हूं। ये जो कन्वेंशन है, ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, इसको तोड़ा गया है, 2 बार तोड़ा गया है। 1973 की बात है, यहां पर एएन रे साहब है, उनके पहले 3 सीनियर जज और थे। इनको 3 जज के ऊपर, मतलब ये चौथे नंबर पे थे, फिर भी इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो आ गई ना पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। 1975 में भी ऐसा हुआ, एक जो एचआर खन्ना साहब थे, वो टॉप पे आने वाले थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, लेकिन एमएच बेग साहब थे, वो इनके पीछे थे, 2nd नंबर पे थे, लेकिन एमएच बेग साहब को बनाया गया सीजेआई। तो एमएच बेग साहब को बनाया गया इनको सुपरसीड करके। तो यहां पर कंट्रोवर्सी तो है साहब। अब जो और जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको कौन बनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो बना, जैसे मैंने बताया, सीनियर मोस्ट बन जाते हैं। अब जब जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज जो होते हैं, उनको वो प्रेसिडेंट जो है वो बनाते हैं सीजीआई से कंसल्ट करके। अब प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट तो खुद में तो कुछ नहीं है, ये किसके मुखौटे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के मुखौटे हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मुखौटे हैं, है ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना चाहेगा वही चीफ जस्टिस, वो बाकी हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली कौन बना रहा है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम कह रहे हैं विधायिका नहीं रोल प्ले करनी चाहिए, और यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो पार्टी है, एक पर्टिकुलर पार्टी आप कह सकते हैं, वो बना रही है सारे जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो यही कंट्रोवर्सी का विषय है, ये ही दिक्कत है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये मैटर कई बार आया,
तो जब जब देखा उन्होंने, कोर्ट ने देखा कि ये चीफ जस्टिस का केवल कंसल्टेशन लेते हैं, उनकी बात केवल सीजीआई की बात मान भी सकती है, प्रेसिडेंट नहीं भी मान सकता है, तो यहां पर अब क्या किया जाए? सीजीआई तो केवल एक वो भी एक नाम मात्र होगा। तो उसके बाद एक नए प्रोसीजर से वो लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी जितने जो सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जो सीनियर मोस्ट जज हैं, है ना, ये मान लीजिए 3-4 जज हैं, उनके साथ मिलके जैसे नॉर्मली अभी हमारे पास जो 4 जज हैं, तो ये सीजीआई इन सब जजों के साथ मिलके एक लिस्ट बनाएंगे, ये खुद बनाएंगे। अब ये जो लिस्ट है ये पहुंचेगी प्राइम मिनिस्टर, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पास जा रही है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जा रही है। ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब बताएंगे कि इन लिस्ट में से किसको बनाया जाए, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन था। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सरकार जो थी वही बना रही थी जजेस को, जो कि सब सारा मसला ही फेल हो गया फ्री और फेयर या फ्रीडम का। अब सीजीआई साथ में जितने सीनियर मोस्ट जज है वो सब मिलके एक वो बनाते हैं, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट उस लिस्ट से चूज करती है कि भाई इस लिस्ट में कौन है क्या, वो अपने सीनियरिटी के हिसाब से लगा देते हैं। अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर तय करते हैं। ये भी अभी भी मसला है, थोड़ा बहुत अभी भी इसमें है, लेकिन थोड़ा तो ठीक हुआ है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके अपॉइंटमेंट में, जो अलग अलग कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनमें। अब इनको हटाया कैसे जाए, एक जज को हटाया कैसे जाए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको हटाया नहीं जा सकता इतना आराम से जब तक ये मिसबिहेवियर ना करें, कोई बहुत जबरदस्त बुरा काम ना कर दे, मिसबिहेवियर। दूसरा है इनकी इनकैपेसिटी हो, ये इस लायक ही नहीं है कि इस पोजीशन पर रह सके। तो ऐसी अगर ये दोनों कंडीशन अगर इन्होंने किया है, ग्रॉस मिसबिहेवियर, ग्रॉस इनकैपेसिटी, कोई रेप केस हो गया, मर्डर कर दिया इन्होंने, ऐसे बड़े काम कर दिए, मिसबिहेवियर कर दिया कोई, तब ये इनको हटाया जा सकता है। मैंने जैसे बताया था आपको कि जज को हटाने का जो तरीका है वो बहुत बहुत मुश्किल है। जो एमपीज है ना, एमपीज, वो एक कॉन्सेंसस होना चाहिए सबके बीच में, राज्यसभा लोकसभा में कॉन्सेंसस होना चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। अब आप देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक कैच है इसमें कि जब हम इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, रिमूवल करते हैं, जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही, मंत्रिपरिषद का ही रोल होता है अपॉइंटमेंट में। लेकिन जब इनको हटाया जाता है तो कहां, तो रिमूवल के लिए विधायिका आ जाती है, यानी जो पार्लियामेंट है पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। हटाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। अब समझिए क्या अंतर है इसमें। कोई भी जज अभी तक ऐसे कोई साहब नहीं है जिनको आज तक हटाया गया है। आज अभी जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले जो साहब थे उनका नाम है जस्टिस रामास्वामी। ये जो मोशन है ये गिर गया, इनको हटाने की कोशिश की गई लेकिन ये नहीं हटे। रिसेंटली जस्टिस दीपक मिश्रा, इनको हटाने की कोशिश की गई, ये नहीं हट पाए। आज मैं जो बता रहा हूं 7 जजेस ऐसे हैं, इनके लिए अटेम्प्ट किया गया कि इनको हटाया जाए, और मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत मुश्किल है, एक भी जज आज तक इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जा सका है। जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है इनका। इस पिरामिड स्ट्रक्चर में अलग अलग, जैसे कई ऐसी फेडरल कंट्रीज है, जैसे फेडरल कंट्रीज में अलग स्टेट कोर्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरी एकीकृत व्यवस्था है। जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है, इनके पास अपना कोई अलग स्टेट नहीं है, इनके पास एक हाई कोर्ट है, इनके पास एक हाई कोर्ट होगा जो पूरे एक क्षेत्र के लिए होगा। अब हमारा एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल जुडिशरी सिस्टम है, इसका मतलब है एकीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे पास।
सबसे टॉप पे आता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप पे आएगा सुप्रीम कोर्ट। ये पिरामिड का फॉर्म है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे आ गया, ठीक, पूरे देश के लिए एक सबसे टॉप। उसके बाद हर एक स्टेट के लिए आपको हाई कोर्ट होता है, फिर हर एक जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसको हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं इसको। इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है, सेशन कोर्ट। तो ये सारे अलग अलग कोर्ट की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड क्यों है? क्योंकि ये टॉप से बॉटम फ्लो करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को गवर्न करता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से एक पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है और एकीकृत है ये। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या क्या काम है इनके? सबसे पहले इनके जो डिसीजन होंगे वो सारे कोर्ट जो है उसको फॉलो करेंगे, बाइंड हो जाएंगे, बाध्यकारी है। बाकी सारे जो कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो बाध्यकारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कर सकते हैं। नैनीताल से मानिए इलाहाबाद कर दिया। इसके अलावा जो पहले हम हाई कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट ले लेते हैं। कोई भी कोर्ट जो है वो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे वो अपने पास ला सकते हैं, हाई कोर्ट से वो अपने पास ला सकते हैं। कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी केस उनको लगता है ऐसा जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, उसको वो ले सकते हैं। इसके बाद अगर एक साहब है, मान लीजिए उनके ऊपर कोई अत्याचार हुआ, उस गवर्नमेंट के ने ही अत्याचार किया, तो वो ये कहेंगे नहीं साहब, मेरा जो केस है ना इसको आप ट्रांसफर करिए, हम यहाँ नहीं, मेरा कोर्ट को ये बायस्ड होगा, यहाँ पे पुलिस और सब लोग मेरे पीछे हैं। तो ये कहीं और इनका केस ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कहीं जहां क्राइम हुआ वहीं पे हो जो केस चले, वो किसी और जगह पे भी जाके केस चल सकता है, कि इसीलिए एकीकृत अवस्था है ना, इसीलिए तो ट्रांसफर हो सकता है कोर्ट को, एक कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकता है ट्रांसफर ऑफ केसेस। अब हम आते हैं हाई कोर्ट पे। जो हाई कोर्ट है वो एक लेवल नीचे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस जो हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या जो सेशन कोर्ट हो, उसमें जो डिसीजन हुए उसके लिए लोग अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। और ये रिट्स, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। जैसे इसका नाम बात करेंगे हम, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरेरी, इसके बारे में हमने बहुत विशेष चर्चा की है। लेकिन ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कि अगर किसी का मूल अधिकार हनन होता है तो वो रिट जारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन है, मैंने जैसे बताया हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होता है। तो ये जो हाई कोर्ट है उस स्टेट के लिए होता है, तो अपने एक रीजन में काम करता है। उस उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में, अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हाई कोर्ट जो है वो नैनीताल में है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद में है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अब ये हो सकता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे मैंने कहा कि अपने स्टेट के जुरिस्डिक्शन में काम करेंगे ये, और उसके बाद जो जिनके नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उनका सुपरिटेंडेंस, उनका कंट्रोल, उनका नियंत्रण, उनका जो प्रबंधन, नियंत्रण, ये हाई कोर्ट के हाथ में होता है। हाई कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उस स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनको ध्यान रखें। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाइए। अब मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा को देखता है। अलग अलग स्टेट है, हर एक स्टेट जो है वो हाई कोर्ट होता है, हर एक स्टेट का हाई कोर्ट होगा। अब हर एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिला होंगे, है ना, अलग अलग जिला होंगे। तो ये जो जिला है यहाँ पर एक कोर्ट होगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उस डिस्ट्रिक्ट में केस हो रहे हैं उसको देखेगा। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट वगैरह है, वहां पर जो फैसला होता है वो उसकी अपील सुन सकता है, उसकी अपील ये सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसकी अपील सुनेगा। और कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे हम फौजदारी, दीवानी आपने सुना होगा, इसमें जो खतरनाक वाले होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सारे जो फौजदारी और दीवानी, चाहे वो सिविल हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, जैसे जमीन का कोई मसला हो गया
या कोई कोई हमारे बीच में दिक्कत आ गई, किसी समूह के बीच में दिक्कत आ गई, पैसे की दिक्कत आ गई। लेकिन क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मारकाट हो गई है, मर्डर हो गया है, कोई बड़ी रॉबरी हो गई, हाइस्ट हो गया है, तो ऐसे क्रिमिनल नेचर के केस होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, अलग अलग है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताता हूं मैं। ओरिजिनल रिट, एक रिट भी आएगा इसमें, लेकिन एपलेट है, एडवाइजरी है। एक है मौलिक, इस तरीके से अपीलीय, और एक और जो है हम इस पर बात करेंगे। एक रिट ज्यूरिसडिक्शन भी आता है। ये जो होता है रिलेशन होता है इसका जो फंडामेंटल हमारे राइट्स है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, आपका कार्य क्षेत्र ये है, आपका इलाका ये है, आप यही काम कर सकते हैं। जो ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हिंदुस्तान का, एक तो ओरिजिनल है। इसका मतलब ये है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ दिक्कत आ गई, या स्टेट और स्टेट के बीच में कुछ आ गया दिक्कत, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, या किसी एक स्टेट और किसी दूसरे स्टेट के बीच में, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका, कावेरी विवाद चल रहा है, जल विवाद, तो ये सब जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको देखेगा। इसको ओरिजिनल कहते हैं। एपलेट मतलब ये होता है कि जो इनके लोअर कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके ऊपर है, तो जो नीचे हो रहा है, जो भी अपील, जैसे कोई डिसीजन हुआ, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और किसी एक पर्सन को कहा कि भाई इसको मृत्यु दंड दे दीजिए, तो मृत्यु दंड अगर दिया गया हैंड टू दैट, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ट्रायल होगी वहां पर, वो सारे ट्रायल जो होंगे वो जो नीचे है वहां की अपील वो ले लेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हैं, संविधान से रिलेटेड केसेस। इसके अलावा अब कुछ जानकारी के लिए एडवाइजरी। अब कोई ऐसा केस आया जिसमें पता करना है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल व्याख्या करने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, तो एडवाइजरी, और प्रेसिडेंट साहब है वो कुछ एडवाइस चाहते हैं, वो किसी लॉ, किसी रूल पे, किसी पब्लिक मैटर पे वो कुछ अपनी सलाह चाहते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वो कहेंगे हमें कानूनी एडवाइस दीजिए, और फिर वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था रिट। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे आप और मैं, हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर फंडामेंटल राइट हमारा ब्रीच होता है, तो हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकते हैं, वहां पर रिट जारी हो सकती है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो, ये केवल इसलिए है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार एक सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं, वो अगर किसी तरीके से उनका हनन होता है या उसका वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकती है ताकि ऐसा ना हो। इसके अलावा एपीलेट में स्पेशल पावर होते हैं, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एन जजमेंट और मैटर पास बाय एनी कोर्ट इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी बिलो कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है उसको वो ओवरटर्न कर सके। अब मैं इनको जरा डिटेल में ले जाता हूं आपको। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर की अथॉरिटी है ना। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई देखिए स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई दिक्कत आ गई, कोई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक। मान लीजिए दो स्टेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है, तो यहां पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये आप समझिए केवल इनका पावर क्या है, वो ये भी डिसाइड करता है कि इनके पावर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये भी डिफाइन करता है। सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियर बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अधिकार है कि वो यूनियन को और सेंटर को यानी कि और स्टेट को बता सकता है कि ये आपका कार्यक्षेत्र है, ये आपका कार्यक्षेत्र है। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कुछ हमारे फंडामेंटल राइट है, उसके लिए कोई भी हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है, अगर उनको कोई संस्था करे, सरकार करे या कोई इंडिविजुअल करे,
कोई भी हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन करता है तो यहाँ पर रिट जारी किए जा सकते हैं, रिट जारी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट के पास गए, गवर्नमेंट सर्वेंट काम ही नहीं कर रहा, आपकी बात भी नहीं सुन रहा और आपको मिसबिहेव कर रहा है, अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर रहा, वो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है इन साहब के खिलाफ। एक एपीलेट अपीलीय जुरिस्डिक्शन, अपीलीय कार्य क्षेत्र, तो यहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके नीचे आते हैं, सेशन, तो जो भी डिसीजन होते हैं नीचे वाले कोर्ट में उसके विरुद्ध जो फरियादी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। जैसे अगर हम दोनों के बीच में हुआ और मुझे डिसीजन पसंद नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएंगे, ये हमेशा होता रहेगा। तो हर जगह नहीं जा सकते आप, हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वाकई में ये कोर्ट जो है अपील करने लायक है। अगर ये अपील करने लायक होगा, ये हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा, तभी सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर पाएंगे, वरना तो हर हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, है ना। एक और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन होता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन को केवल डिफाइन करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। व्याख्या, उसकी परिभाषा को समझना और उसको बताना सुप्रीम कोर्ट का काम है। मान लीजिए किसी को एक लाइफ सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, मृत्युदंड, हैंग टिल डेथ, अब वो जो है वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट वो सारे चीज सुनेगी, यानी कि वो मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, वो ये करेंगे, आप ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था, आपको मृत्युदंड दिया है, आपको मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, है ना, वो वैसे ही मान लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट के पास जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा तो ये एक फ्रेश केस की तरफ देखा जाएगा। जितने भी एविडेंस है, जितने भी विटनेस है, जो भी चीजें हैं वो दोबारा देखी जाएंगी, दोबारा समझी जाएंगी। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया और किसी ने अपील किया तो वही जो फैसला है उसी को बरकरार रखा जाएगा। फैसला पलटा भी जा सकता है, फैसला जो है उसको चेंज भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस है, तो जैसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी बता दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट है, अगर उनको पब्लिक मैटर पे ऐसे कोई भी मैटर जिसमें हिंदुस्तान के सिटीजन्स इन्वॉल्व है, तो वो जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई आप बताइए इसका क्या मतलब है। वो ये जान सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इसका क्या मतलब है। तो प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट आइडिया देगा, सलाह देगा, प्रेसिडेंट के ऊपर है वो माने ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस लेने के अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है एक बिल लाना चाहते हैं, है ना। अब आप देखिए पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में सबसे बढ़िया दिमाग है, एक से एक अधिवक्ता, एक से एक वकील है। यहाँ पर कपिल सिब्बल, आपके जो सुषमा स्वराज दिवंगत, इसके अलावा मैं जिन का नाम लूं जो ऐसे बड़े बड़े नेता हुए, तो ये सब बड़े तेज लोग हैं। तो अगर ये बिल आ गया और ये लोग तो इसे धराशायी कर देंगे कि बिल में कोई भी गलती होगी, क्योंकि तो अपने आप बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहे, तो ये बिल गिर जाएगा। तो अगर कोई भी इसमें दिक्कत है, लूप होल है, कानूनी दाव पेच है, तो इसको वो कोर्ट से पूछ सकते हैं कि देखिए साहब ये लीगल ओपिनियन हमें बताइए, वरना ही गिर जाएगा जाके पार्लियामेंट में। एक आर्टिकल 137 और एक आर्टिकल 144 के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल 137 में द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस ऑन और ऑर्डर मेड बाय। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक पावर, एक कोई चीज उसने स्टेटमेंट या कोई एक डिसीजन लिया है, उस पर वो दोबारा रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जितने भी और बाकी जुडिशियल अथॉरिटीज है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये एक बाध्यकारी है, मतलब एक बाइंडिंग है, ये सारे कोर्ट्स को एक तरीके से एक शेल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर सारे के सारे बाकी कोर्ट्स जो है काम करते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करता हूं मैं। जुडिशियल एक्टिविज्म ये है
इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं, इसको हम कहते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, SAL कह सकते हैं, PIL कह सकते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब मैं 1979 की आपको बताता हूं। एक साहब है, ठीक है, बहुत गरीब है, वो अपने को अपना खाना भी नहीं खा सकते, उनके पास इतना भी नहीं है, मार्जिनलाइज है, बहुत गरीब परिवार के हैं, या हो सकता है दलित हो, मुस्लिम हो, बहुत ही मतलब उनकी हालत खराब है। अब क्या आदमी ये गोट जा सकते हैं? इनके पास खाने के, जैसे हम कहते हैं बम्बई भाषा में, खाने के वांदे हैं, क्या ये जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इनका अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या इनके ऊपर कोई भी नुकसान हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो NGO के होते हैं, कई लोग होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो जाके इसकी मदद करना चाहेंगे कि ये जो बंदा है इसके साथ वाकई में अन्याय हुआ है, पुलिस ने इसको मारा है या कोई भी ऐसी चीज हुई है, तो वो एक PIL जनहित याचिका PIL दायर कर सकते हैं। इसको हम PIL कहते हैं। मतलब एक आदमी जिसका राइट, जिसको जो कोई किसी डिस्प्यूट में है वो जा सकता है। लेकिन पहले ऐसी था कि कोई जिसके साथ डिस्प्यूट है वो जा सकता है, लेकिन 1979 के बाद ये डिसीजन हुआ, ये चीज तय की गई कि भाई कोई भी ऐसा है वो किसी और के बिहाफ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है। इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं, जनहित याचिका, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। किसी एक के साथ हो रहा है तो किसी और के साथ ना हो, उसको रोकने के लिए ये जनहित याचिका दी गई है, इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, उन्होंने केवल यही नहीं देखा कि भाई PIL आ रही है, जुडिशरी ने ये भी देखा कि अगर न्यूज, PIL तो था ही एक बहुत बड़ा हथियार, इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर, मान लीजिए आपने एक पोस्ट कार्ड लिख दिया, आप एक बहुत गरीब आदमी है, आप पोस्ट कार्ड लिख के भेज दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये जो पोस्ट कार्ड है इसमें लगता है कि चीजें जायज है और उसे इसका संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निशन लेना चाहिए, तो वो जरूर इस पे कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में कोई ऐसी न्यूज आई है जो वाकई में भयावह है, वाकई में ऐसी है जो पूरे देश को इफेक्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को ले सकती है। इसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जो न्यायपालिका है, उन्होंने जो ऐसे लोग जो स्पिरिटेड है, एक्टिविस्ट है, ऐसे लोग जिनका दिल अच्छा है, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग जो NGO में है, हमेशा दूसरे की ख्याल करते हैं, तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही ये है लोगों की मदद करना, जैसे हम आप हैं, केवल अपने घर में खाते हैं, नौकरी करते हैं, खुश रहते हैं, कई ऐसे हैं जो वाकई में लोगों के लिए सोचते हैं, तो वो लोग जो है, वो इन लोगों की बात कर रहा हूं, मैं जिनको बड़ा सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को। तो ये जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये काम करते हैं जिनके पास करेज नहीं है या पैसे नहीं है या उनके पास, वो कभी भी इनके लिए PIL दायर कर सकते हैं। जो कोर्ट है, अब PIL से क्या क्या फायदे हुए आपको मैं जरा एक दो चीजें बताऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप के 3 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, आपको कुछ नहीं पता, एक बस चेहरे से अच्छा लगता है, दबंगा दिखता है, अंगूठियां पहनता है, गले में सोने की माला पहनता है, आपको बड़ा पसंद आ जाता है ना। कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, एक एफिडेविट दीजिए जरा, इसमें अपना जरा बताइए कि एजुकेशनल क्या है, क्वालिफिकेशन, आपके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है, कितना पैसा है आपके पास, आपके कित एंड किन के पास, आपकी बीवी के पास, आपके बच्चों के पास, आपके चाचा है, कितने पैसा जरा दिखाइए। ये PIL से हुआ, PIL से जब ये कागज, ये एफिडेविट जब सामने आया, तब आपने देखा कि यार ये जो आदमी मैं जिसको सोच रहा था ना वोट करने, ये तो रेपिस्ट है, ये तो इसने इतने लोगों को मारा है, ना ना ना, मैं इसको वोट नहीं दूंगा। तो ये जो PIL है, इनसे इतना अच्छा फायदा हुआ कि कम से कम अब हर एक जो MP या विधायक बनना चाहता है, उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं अनपढ़ हूं या मैं PhD हूं और पैसा मेरे पास कितना पास। लेकिन इसका एक थोड़ा नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये है कि इतने सारे PIL फाइल होते हैं, हजारों की तादाद में PIL फॉलो करते हैं। जुडिशरी में बेचारे एक CJI थे जो पिछले, वो रोने लगे थे कि हमारे पास ना जज है, ना हमारे पास अधिवक्ता है, और इतने हजारों केसेस हमारे पेंडिंग पड़े हुए, इसलिए एक आदमी डिस्प्यूट में जाता है तो 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं, उस चीज को, उसकी जिंदगी बीत जाती है।
जस्टिस वाकई डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वाकई में हमारे यहाँ जस्टिस डिले हो रहा है। तो जब जुडिशरी है, पीआईएल आती रहेगी, जुडिशरी बेचारी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की है। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, करप्शन हो रहा है किसी चीज में, है ना। अब चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, ये किसका काम है? क्या ये जुडिशरी का काम है? कतई नहीं, जुडिशरी का काम ही नहीं है। ये काम तो एक लेजिस्लेचर का है, विधायिका का है। ये प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूटिव का है, ये जुडिशरी का थोड़ी ना काम है। तो जुडिशरी बेचारी इन सब कामों में लग गई है, इन सब चीजों में लग गई है। तो इसलिए ये एक पीआईएल का एक ड्रॉबैक है। जुडिशरी और राइट की जब हम बात करते हैं, जब न्यायपालिका और अधिकार की बात करते हैं, जुडिशरी इसलिए है कि हमारे राइट प्रोटेक्ट करे, खास तौर पे हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर ये बताया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कैसे, अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो पहली चीज ये है कि वो रिट जारी कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, सर्टियोररी, ये सब हो सकता है। ये आर्टिकल 32 हाईकोर्ट भी ये कर सकता है, इसको हाईकोर्ट भी रिट जारी कर सकता है, जब वो आर्टिकल 226 में निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट कर सकता है 226 से, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर दिया हुआ है। दूसरी चीज जो इनको दिया हुआ है पावर, वो ये है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि इसको खारिज कीजिए। आर्टिकल 13 में क्लियर बताया गया है कि अगर कोई लॉ डिक्लेयर हुआ, कोई कानून बनाया गया और फिर देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल ढांचा है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल तत्व है, उनके खिलाफ है, असंवैधानिक, इसको किया जा सकता है। अब देखिए जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू आपने बड़ा जरूर सुना होगा। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है और हाई कोर्ट की पावर होती है कि वो कोई भी लॉ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोई लॉ ऐसा बना दिया विधायिका ने और वो लॉ इनको लगता है कि ये जो, जैसे मैं बता रहा हूं, जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके विरुद्ध है, उसके खिलाफ है, तो इसको वो इनएप्लीकेबल, खारिज किया जा सकता है, उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। फेडरल रिलेशन की बात अगर मैं करूं तो जो रिलेशनशिप है स्टेट्स और स्टेट के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, है ना, यूनियन गवर्नमेंट हम कहते हैं उनको, तो सुप्रीम के पार्ट ये उनके पास पावर है कि फेडरल रिलेशन की जब बात आती है तो जुडिशियल रिव्यू पावर है इनके पास। अगर वो देखते हैं कि ऐसा जो पावर है इनके बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर मान लीजिए कि स्टेट के लिस्ट का कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने लगे, है ना, हमारे पास 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट से लेके में जो निहित या दर्ज जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कानून बनाने लगे, तो स्टेट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, है ना। तो इसी को, या ऐसा कोई लॉ है जो हमारे इसको कोइंसाइड कर रहा है या किसी तरीके से उसको ब्रीच कर रहा है, तो कोर्ट अगर एग्री करता है तो वो ये कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट साहब, आपने जो बनाया है कानून, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हम बात करते हैं कि राइट अगेंस्ट प्रोहिबिशन, आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या था कि जो फोर्स लेबर है, जिसे हम कहते हैं बेगार या बंधुआ मजदूरी, आदमियों को खरीदना बेचना, बच्चों को खतरनाक जगह पे काम कराना, ये जो सारी जो चीज है ना, अब देखिए कितनी खतरनाक चीजें थी। ये एक बच्चा अगर मान लीजिए किसी बारूद की कंपनी में काम करता है तो उसकी क्या भविष्य रहेगा। तो इसमें 2 चीजें हैं, पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म इसको कहते हैं। तो पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके अलावा नहीं, ये इस कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी चीजें ली। खास तौर पे वो देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमने एक चार्ल मुआंग साहब का नाम लिया था, तो ये लोग जो है बहुत सालों से जेल में रह रहे हैं, ना इनका कोई ट्रायल हुआ ना कुछ हुआ। इसके अलावा जो भट्टी का बात है या फिर खनन जहां पर होता है, खदानों की बात है, और खास तौर पे बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन,
यानी उनके साथ यौन दुराचार, खासतौर पे लड़कियों का, छोटी छोटी बच्चियों का जो यौन अत्याचार होता था, वो सब जो चीजें हैं खासतौर पे जो रुकी हैं, उनका मेन चीज है कि जो PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म है। कई लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके जैसे नहीं हैं, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए सोचते हैं और ऐसा काम करते हैं जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अब एक बड़ा बढ़िया मसला ले रहा हूं मैं, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। ये मियां और बीवी हैं, लड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ है, जुडिशरी विधायिका और एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव के बीच में, देखिए कोर्ट जो है हमेशा ये देखता रहा है कि कोई भी विधायिका अगर कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि हमेशा कोर्ट आगे आई है। जैसे कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि CBI को कहा कि देखिए साहब, ये जो हवाला केस है, ये नरसिम्हा राव केस है, ये जो पेट्रोल पंप जो है ये सही तरीके से बांटे नहीं गए हैं, इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। ये सारे जो करप्शन है, जो पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, जैसे मैं बता रहा था, हवाला केस हो गया, नरसिम्हा राव केस हो गया, पेट्रोल पंप ऐसे फर्जी तरीके से बांटे गए, इन सब के लिए इन कोर्ट्स ने आदेश दिया CBI को कि देखिए साहब, आप जाइए और इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए और रिपोर्ट हमारे पास लाइए, हम फैसला लेते हैं। क्योंकि लोग एक्टिव थे और PIL फाइल की गई, जुडिशियल एक्टिविज्म था। एक और चीज है, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर दिया हुआ भाई कि भाई पावर आपका जुडिशरी का ये है, पावर पार्लियामेंट का ये है, बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। पार्लियामेंट हम कह लीजिए, लेजिस्लेशन कह लीजिए, विधायिका कर लीजिए। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर बता दिया, लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता इस तरीके से है, ये दोनों आपस में गड़बड़ हो जाते हैं, बीच में इनका कोई ना कोई ऐसा पोर्शन होता है जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। यहां पर ऐसा लगता है जुडिशरी कहती है कि पार्लियामेंट हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है, और यही बात लेजिस्लेचर कहती है कि जुडिशरी हमारे कामों में टांग अड़ा रही है। तो ये जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो दिक्कत है, हमने ये देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो चीज आई थी, क्योंकि हर बार कोशिश की गई थी कि राइट टू प्रॉपर्टी को बहाल, जो मौलिक अधिकार में था। जब कंट्रोवर्सी जो आई थी, कंट्रोवर्सी ये थी राइट टू प्रॉपर्टी में। अब जब हम इंडिपेंडेंस हमने पाई, स्वतंत्रता हमने पाई, 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दर्ज थे, अब हमारे पास 6 है। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी ये भी मूल अधिकार में था, इसको स्क्रैप कर दिया, इसको हटा दिया गया। ये हुआ कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए। जब गवर्नमेंट आई पावर में, है ना, अब उनका ये था कि जमीन व्यवस्था क्लियर करनी है, कानून बनाने हैं, जमीन से रिलेटेड कानून बनाने हैं, क्योंकि अब देश को संवारना है, थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। तो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो मूल अधिकार था, उस कारण वो फंस जाते थे। जुडिशरी आई बीच में, जुडिशरी ने कहा देखिए साहब, ऐसा है, जो राइट टू कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट को क्या करना था, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फंडामेंटल राइट में था, ये 7 फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप हमको ऐसे नहीं करने दोगे तो हम वैसे करेंगे। वो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने जाके कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना शुरू कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो किसी न किसी तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे, तभी वो कानून बनेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर क्योंकि गवर्नमेंट जब फंस गई, जुडिशरी ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने लगे। अब जुडिशरी फिर बीच में आई, उन्होंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते सर, आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज मत करिए कि जो मूल ढांचे को खराब हुआ। एक केस है केशवानंद भारती केस, बहुत बार नाम आएगा इनका, केशवानंद भारती केस है, 1973 की बात मैं बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट एक केशवानंद भारती केस है, इसमें डिसीजन दिया, कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इसका मूल ढांचा है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती।
अमेंडमेंट करके चेंज नहीं कर सकती। जो इसका मूल ढांचा है इसको आप मतलब पता चला अपनी मर्जी से आप अमेंडमेंट करते गए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा ही नहीं। पहली चीज इन्होंने ये कहा, अब इसमें थोड़ी सी मिटिगेशन हुई, दोनों के बीच में थोड़ा संवाद हुआ। पहली चीज तो ये है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने तब गवर्नमेंट जो है अब रिफॉर्म कर सकती है, क्योंकि बगैर जमीन का इधर उधर किए हुए कैसे रिफॉर्म पॉसिबल होगा, है ना। तो कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इसमें नहीं आती, पहली चीज ये जुडिशरी ने कह दिया। फिर कोर्ट ने ये कहा, एक अपनी ये भी अपने पास एक राइट रख लिया कि जो भी मैटर होगा बेसिक स्ट्रक्चर का वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे पास है, हम फाइनल अथॉरिटी है जो ये कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जुडिशरी डिसाइड करेगी कि जो संविधान का मूल ढांचा है वो तोड़ा जा रहा है या नहीं जा रहा, ये जुडिशरी के पावर में है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आरटीपी भी हट गया, आरटीपी फंडामेंटल राइट से हट गया। फिर गवर्नमेंट चेंज करना चाहती थी, उसको फिर से समझिएगा, वो गवर्नमेंट चाहती थी चेंज करे राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट के, राइट टू प्रॉपर्टी मूल अधिकार में था, वो बोटलनेक आ गया, फंस गया वो लोग। उन्होंने क्या किया, जाके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना शुरू किया। जुडिशरी ने कहा ना, बिल्कुल नहीं करना। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कर सकते, जुडिशरी ने कहा नो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करना। फिर केशव भारती केस आया, उन्होंने कहा कि देखिए, जुडिशरी ने कहा कि देखिए आरटीपी जो ठीक है, आरटीपी तो मूल ढांचे का मसला नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। तो 7 हमारे पास मौलिक अधिकार थे, अब वो 6 रह गए, 6 मौलिक अधिकार रह गए, फंडामेंटल राइट हमारे। उसका जुडिशरी ने कहा अब जो हमने फैसला लिया है ना वही सही है, हम जो भी हमारा डंडा बिल्कुल तैयार है, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर पे हनन किया तो हम लेके खड़े हुए। अब बात ये आती है कि एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चल रही है ना, यहाँ पर एक स्पीकर होते हैं, कुछ मेंबर है वहां पर थोड़ा गुस्सा हो गए, वेल में चले आए, कुछ कह दिया उन्होंने, अपशब्द कह दिया या किसी के खिलाफ कुछ कह दिया। अब ये हुआ, ऐसी फायरी स्पीच दे दी। अब स्पीकर साहब खुश नहीं हुए, वो दूसरी पार्टी का था, उन्होंने क्या किया, इस मेंबर या जो भी मेंबर थे उनको कह दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि इनको वो हटा सके कि भाई तुम ऐसा है, इस पूरे सेशन के लिए हम आपको हटा देते हैं। लेकिन ये जो साहब है, क्या ये कोर्ट जा सकते हैं? क्या ये कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, और मुझे किसने अत्याचार किया है? गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, जहां पर कानून बनते हैं वही कानून के पास जा रहा है कि मेरे साथ कानून ने ये किया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो इसलिए आप देखते हैं जुडिशरी और जो लेजिस्लेचर है, मैंने जैसे कहा हस्बैंड और वाइफ की तरह ये हमेशा में कभी कभी इनमें प्यार होता है, कभी कभी इनमें तकरार भी होती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ इनमें कॉन्फ्लिक्ट या ये कहें कि थोड़ी बहुत चीजें चलती रहती है। कई ऐसे इंस्टेंस है जहां पर जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, उन्होंने जो जुडिशरी फंक्शनिंग पे उसमें सवाल उठाए या इंटरफेरेंस किया, क्योंकि जुडिशरी और के खिलाफ वो इम्यून है, उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता। तो जुडिशरी की डिसीजन या जुडिशरी के किसी भी जज के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लेजिस्लेचर में हमने कई बार देखा है, कई जो दल के नेता है वो दबी जुबान में या कभी कभी खुले में वो बात करते हैं, वो इन लोगों के खिलाफ जुडिशरी के जो डिसीजन उसके खिलाफ बात करते हैं। तो जो भी टेंशन है हम देख रहे हैं, चाहे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में हो, जो जुडिशरी की प्रेस्टीज है, उनकी जो इज्जत है, रुतबा है, ये हमेशा बढ़ा है इतने सालों में। ये तीन जो है इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी आज ये पावरफुल है। जुडिशरी स्वतंत्रता के लिए मानी जाती है, हमारे हिंदुस्तान में ये फ्रीड स्वतंत्रता है। इसमें एक डेमोक्रेसी में आप समझ लीजिए एक बड़ा डेलिकेट इनके बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और दोनों अगर अच्छे से काम करें, दोनों जो है वो एक साइकिल के पहिए हैं, दोनों ठीक से चलेंगे तभी साइकिल ठीक से चल पाएगी। एक जो साइकिल है देश रूपी साइकिल है, इसमें हमें ये दोनों पहिए चाहिए जो अच्छे से रोल करें, तभी हमारा देश अच्छे से चलेगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।